हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 5 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्नोत्तर देखते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण के द्वारा पूरी क्यों नहीं की जा सकती है। तो हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, इसलिए साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए विसरण के द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। प्रश्न 2, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। यानी कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई वस्तु सजीव है अथवा नहीं। तो इसके लिए क्या मापदंड निर्धारित हैं। तो कोई वस्तु सजीव है, इसके लिए उसमें निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। जैसे सजीवों का शरीर कोशिका या फिर कोशिकाओं या फिर ऊतकों का बना होता है। सजीवों में विभिन्न उपापचयी क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन आदि पाई जाती हैं, यानी कि ये सजीवों का मुख्य लक्षण है। सजीवों में वृद्धि होती है तथा सजीव गति करते हैं। सजीवों का एक निश्चित आकार एवं आकृति होती है। सजीवों की मृत्यु होती है तथा सजीव जनन के द्वारा अपनी संतति को बढ़ाते हैं। तो ये सभी लक्षण किसके हैं? सजीव वस्तुओं के हैं या सजीव प्राणियों के हैं। प्रश्न 3, किसी जीव के द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करता है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित होते हैं। अतः किसी भी जीव के द्वारा कच्ची सामग्रियों का उपयोग कार्बन आधारित अणुओं के रूप में किया जाता है। प्रश्न 4, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए निम्न प्रक्रमों को आवश्यक मानते हैं। तो जैसे पोषण, फिर उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन तथा परिवहन। तो एक जीवन में या जीवित व्यक्ति के अंदर ये सारे प्रक्रम आवश्यक होते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो देखिए, स्वयंपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्वयंपोषी का मतलब क्या होता है कि जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी पोषण होता है। और जो विषमपोषी पोषण यानी कि जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आधारित होते हैं, यानी कि दूसरों के बनाए हुए भोजन को खाते हैं, वे क्या, उस प्रकार का पोषण क्या होता है? विषमपोषी पोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या अंतर है, तो आइए इनमें अंतर देखते हैं। तो देखिए, पहला अंतर है कि स्वयंपोषी पोषण, पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, स्वयंपोषी पोषण कहलाते हैं। तथा ऐसे जीवधारी क्या होते हैं? स्वयंपोषी कहलाते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक यानी कि विषमपोषी पोषण क्या होता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से भोजन निर्मित नहीं कर पाते हैं और इसे दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, यानी कि वे अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि अपने भोजन को दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, वह क्या होता है? विषमपोषी पोषण कहलाता है। तथा ऐसे जीवधारी विषमपोषी कहलाते हैं।
दूसरा है सभी हरे पौधे स्वयंपोषी पोषण विधि को अपनाते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के द्वारा जल एवं CO2 में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यानी कि सूर्य का प्रकाश होता है और क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में उपस्थित होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल से लेते हैं, उससे ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। सभी जंतु विषमपोषी पोषण विधि अपनाते हैं और ये शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी या मृतोपजीवी हो सकते हैं। तीसरा है इनमें अंतर कि इसका उदाहरण है स्वयंपोषी पोषण का कि सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल एवं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ये सभी स्वयंपोषी पोषण के उदाहरण हैं। और विषमपोषी पोषण के उदाहरण है कि सभी जंतु, कवक, अधिकांश जीवाणु, परजीवी, पादप जैसे अमरबेल, तो ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर आधारित होते हैं। प्रश्न 2, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री के रूप में प्रकाश तो सूर्य से प्राप्त करते हैं और जल की पूर्ति मिट्टी में उपस्थित जल को जड़ों के द्वारा अवशोषण से करते हैं। और विभिन्न पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम आदि भी मिट्टी से ही लिए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ली जाती है। तो ये सभी कच्ची सामग्री पौधा इस प्रकार से अपने पर्यावरण से या फिर सूर्य के प्रकाश को सूर्य से प्राप्त करता है और जड़ों के द्वारा जल तथा आवश्यक पोषक तत्व वह जड़ों से प्राप्त करता है। प्रश्न 3, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है? तो आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस का स्त्रवण होता है, यानी कि ये जठर रस को स्रावित करती हैं, निकालती हैं। और यह कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है और इस अम्ल की निम्नलिखित भूमिका होती है। तो यह अम्ल क्या क्या करता है? यह भोजन को सड़ने से बचाता है, क्योंकि यह अम्ल होता है तो इसमें जो भी बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं उनको यह मार देता है। इस तरह से यह भोजन को सड़ने से बचाता है। दूसरा, यह अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। तीसरा है HCl कठोर ऊतकों को घोलने में सहायता करता है। और चौथा, यह भोजन को रोगाणु रहित यानी कि स्टरलाइज करता है। प्रश्न 4, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? तो देखिए, पाचक एंजाइम जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये पचाने का कार्य करते हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। तो उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? ये रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं और स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। पाचक एंजाइमों का मुख्य कार्य भोजन को पचाना होता है, अर्थात जटिल एवं अघुलनशील भोजन को सरल एवं घुलनशील भोजन में बदलना है। ये सभी कार्य पाचक एंजाइमों का होता है। प्रश्न 5, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है? यानी कि क्षुद्रांत्र को किस प्रकार से उसमें बनाया गया है कि वह भोजन जब पच जाता है तो उसका अवशोषण करने में सक्षम हो। तो उसकी संरचना किस प्रकार से बनी हुई रहती है? तो क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर यानी कि अंदर की सतह पर अनेकों उंगली के जैसे प्रवर्ध या उभार होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायतता होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती हैं। प्रश्न 1, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार से लाभप्रद है?
तो जलीय जीव जल में विलय यानी कि घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। यानी कि वायु में तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। इसीलिए जलीय जीवों की श्वास की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक तेज होती है। इसके विपरीत स्थलीय जीव यानी कि जो स्थल पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, वे जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा ग्रहण की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है, जिससे कि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा सके। प्रश्न 2, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, जो कि एटीपी के रूप में संचित रहती है। यानी कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उससे जो ऊर्जा निकलती है यह एटीपी अणु के रूप में संचित रहती है। विभिन्न जीवधारियों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण निम्न प्रकार से हो सकता है। तो पहला है, देखिए, वायवीय श्वसन। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, क्योंकि यह क्या है, वायवीय श्वसन है, इसमें वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह होता है, इसीलिए यह वायवीय श्वसन कहलाता है। और यह कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तब इसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। अधिकांश जीवों में इसी प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन होता है। दूसरा है अवायवीय श्वसन। अवायवीय यानी कि इसमें वायु की या फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह श्वसन होता है। तो इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रम में किण्वन के समय, जैसा कि किण्वन के समय यीस्ट में होता है, तो यह अवायवीय श्वसन का उदाहरण है। यहाँ पर क्या होता है, पाइरूवेट इथेनॉल तथा CO2 में परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तब पाइरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अवायवीय श्वसन पूरा होता है। इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार से ग्लूकोज का वायवीय और अवायवीय श्वसन के द्वारा इसका विघटन होकर के ऊर्जा निकलती है। तो सबसे पहले देखिए ग्लूकोज, जिसमें 6 कार्बन के अणु होते हैं। तो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, यानी कि कार्बन के इसमें 6 अणु होते हैं। और यह कहाँ पर होती है, यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। तो क्या बनता है, यह पाइरूवेट यानी कि 3 कार्बन के अणु प्लस ऊर्जा। अब अगर यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, देखिए ये क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि अवायवीय श्वसन है, जैसा कि यीस्ट में होता है। तो इसमें जब यीस्ट में होता है तो क्या होता है, एथेनॉल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस ऊर्जा बनती है। तो एथेनॉल में क्या हुआ, 2 कार्बन के अणु, यानी कि यह 6 कार्बन के अणु से 2 कार्बन के अणुओं में टूट जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, साथ में ऊर्जा निकलती है। दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में, जैसा कि हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है, तो उसमें क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, जो कि 3 कार्बन के अणुओं का है, प्लस ऊर्जा निकलती है। अब यदि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा है, यह कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें देखिए क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु प्लस जल प्लस ऊर्जा। इस प्रकार से विभिन्न पथों के द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है और ऊर्जा निकलती है। प्रश्न 3, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, यानी कि हम किस प्रकार से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और किस प्रकार से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो इसका परिवहन किस प्रकार से होता है। तो मानव में
श्वसन वर्णक वस्तुतः हीमोग्लोबिन होता है, जो कि ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वह लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। अतः वायु कूपिकाओं से विसरित होकर के ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अणुओं से बंध जाती है। यानी कि हमारे फेफड़े के अंदर जो वायु कूपिका होती हैं उनमें से यह ऑक्सीजन निकल करके हीमोग्लोबिन के अणुओं के साथ में बंध जाती है। रुधिर इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की कमी वाले ऊतकों में पहुंचा देता है और यह ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? रुधिर के साथ में या ब्लड के साथ में उन ऊतकों में या उन कोशिकाओं में चली जाती है जहाँ पर कि ऑक्सीजन की कमी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। रुधिर में विलय होकर के CO2 फेफड़ों तक लाई जाती है। वायु कूपिकाओं में CO2 की सांद्रता कम होने के कारण रुधिर से यह विसरित होकर के फेफड़ों में आ जाती है। अर्थात जब वायु कूपिकाओं में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या सांद्रता कम हो जाती है तो यह रुधिर में से विसरित होकर के फेफड़ों में आ जाती है और फिर यह CO2 युक्त जो वायु होती है वह निःश्वसन के द्वारा यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं उसके द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। प्रश्न 4, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस यानी कि मानव फेफड़ों में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? मनुष्य में 2 फेफड़े होते हैं जिन्हें क्रमशः दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा कहते हैं। फेफड़ों के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतर्गत हो जाता है, जिसे हम कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे कि गैसों का विनिमय हो सकता है, यानी कि जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली है और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अंदर इकट्ठी हो रही है उसके लिए वो एक मार्ग बनाती है और एक रास्ता या सतह उपलब्ध कराती है जिससे कि इन गैसों का विनिमय हो सके, आदान प्रदान हो सके। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का घना जाल होता है, विस्तीर्ण जाल होता है जो श्वसनीय सतह का कार्य करता है। यदि मनुष्य के दोनों फेफड़ों की कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक लेती हैं। अतः फेफड़ों में स्थित कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए विस्तृत स्थान उपलब्ध करवाती हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं? तो मानव में वहन तंत्र के 2 मुख्य घटक हैं जिन्हें क्रमशः परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लसिका तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो ये 2 मुख्य वहन तंत्र हैं। तो अब हम सबसे पहले परिसंचरण तंत्र को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से घटक भाग लेते हैं। तो पहला है परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है हृदय या फिर हार्ट। यह एक पेशीय अंग है जो पूरे शरीर में रुधिर को पंप करने के लिए संकुचन करता है। यानी कि जब हमारा हृदय या हार्ट संकुचन करता है तो उसके द्वारा पंपिंग होती है जिससे पूरे शरीर में हमारे में जो रुधिर है वह पहुंचता है। दूसरा है रुधिर या फिर ब्लड। यह एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें तरल प्लाज्मा एवं रुधिर कोशिकाओं के रूप में स्वतंत्र कोशिकाएं होती हैं और ये रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। जो हमारे ब्लड में रुधिर कोशिकाएं होती हैं वे 3 प्रकार की होती हैं। तो पहली हैं लाल रुधिर कोशिकाएं या फिर रेड ब्लड कार्पसल्स। इसके क्या कार्य हैं यानी कि यह ब्लड में क्या कार्य करती है? ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंचाती हैं। यानी कि हमने सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर ली है उस ऑक्सीजन को ये ऊतकों तक पहुंचाती है। कौन? लाल रुधिर कोशिकाएं।
एवं कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से फेफड़ों तक संवहन करती हैं, लेकर के आती हैं। दूसरी हैं श्वेत रुधिर कोशिकाएं या वाइट ब्लड कार्पल्स। इसके कार्य, ये भक्षकाणु यानी कि फैगोसाइटोसिस का कार्य करती हैं, यानी कि ये खा जाने का कार्य करती हैं। भक्षकाणु का मतलब होता है खा जाती हैं। एवं ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। प्लेटलेट्स के कार्य, ये रक्त स्कंदन यानी कि क्लॉटिंग में सहायता करते हैं। क्लॉटिंग का मतलब जब हमारे चोट लग जाती है तो उसके ऊपर एक फाइब्रस या जालनुमा रचना बन जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग। और अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो रुधिर या ब्लड लगातार उस चोट से बहता रहेगा, तो उसको रोकने में कौन सहायता करता है, प्लेटलेट सहायता करते हैं। तो ये क्या करते हैं, क्लॉटिंग बनाने में मदद करते हैं, जिससे रक्त वाहिनी के कटे हुए भाग से रक्त स्राव बंद हो जाता है। अब है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के कार्य, यह भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। तीसरा है रुधिर वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है धमनियाँ या फिर आर्टरीज। ये मोटी भित्ति वाली रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाने का कार्य करती हैं, अर्थात हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर के ये शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाने का कार्य करती हैं। फिर है शिराएं या फिर वेन्स। ये पतली भित्ति वाली वाहिकाएं होती हैं, यानी कि जो धमनियाँ होती हैं वे तो मोटी भित्ति वाली होती हैं, यानी कि उनकी दीवार मोटी होती है, और जो शिराएं होती हैं उनकी जो दीवार होती है वह पतली होती है, जो रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लाने का कार्य करती हैं। तो ये देखिए, ये धमनियों से उल्टा कार्य करती हैं। ये क्या करती हैं, जो विभिन्न अंगों के पास में जो रुधिर है उसको ये हृदय तक लाने का कार्य करती हैं। फिर है केशिकाएं या फिर कैपिलरीज। ये अत्यधिक पतली एवं संकीर्ण वाहिकाएं होती हैं जो धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं। तो धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं कैपिलरीज या केशिकाएं, जो कि बहुत ही पतली और संकीर्ण होती हैं। दूसरा है लसीका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों के द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकल करके ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसीका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसीका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसीका कोशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर के बड़ी लसीका वाहिका बनाती हैं और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत के द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसीका के द्वारा ही होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। प्रश्न 2, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? तो स्तनधारी जैसे कि मनुष्य तथा पक्षियों को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऑक्सीजन एवं ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए स्तनधारी एवं पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक होता है। प्रश्न 3, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? अब यानी कि जो पादप हैं, जो पौधे हैं, उनमें वहन या फिर परिवहन किस प्रकार से होता है? तो उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक निम्न 2 हैं। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो पहला है जाइलम। तो देखिए, जाइलम जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो ये जल का परिवहन करता है। तो इसे जल संवहन ऊतक या फिर वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? जड़ों के द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को ये पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। दूसरा है फ्लोएम।
फ्लोएम का प्रमुख कार्य क्या होता है? पर्ण अर्थात पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने हुए कार्बनिक भोज्य पदार्थों तथा हार्मोन्स को ये पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। तो इस प्रकार से जल को पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है तथा पत्तियों के द्वारा बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। प्रश्न 4, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? अर्थात पौधों में जड़ के द्वारा जो जल और खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं वे पौधे के विभिन्न भागों तक किस प्रकार से पहुंचाए जाते हैं? तो पादप में जल और खनिज लवणों का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। जाइलम में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़ करके जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं जो पादप के सभी भागों से संबंधित होती हैं। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में रहती हैं तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य में आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। इस प्रकार से जल मृदा में से जड़ के द्वारा पौधों के ऊपर या पत्तियों तक पहुंचता है। जल की रंध्र के द्वारा हुई हानि का प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं के द्वारा हो जाता है। यानी कि जो पत्तियों के ऊपर रंध्र होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे पानी की हानि होती है, तो उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं के द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं के द्वारा खींचता है। अतः बाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें खनिज लवणों के ऊपरमुखी गति में सहायक होते हैं। प्रश्न 5, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? अर्थात जो पत्तियों ने भोजन बनाया है वह पादप के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचता है? तो प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य उत्पादों का भी परिवहन करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों ही दिशाओं में होता है। यानी कि जो भोजन तथा अन्य पदार्थ हैं उनका स्थानांतरण ऊपर की ओर भी होता है और नीचे की ओर, यानी कि दोनों ही दिशाओं में होता है। फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे कि जल इसमें प्रवेश कर जाता है और यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहाँ पर कि दाब कम होता है। अतः फ्लोएम पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है। यानी कि जहाँ पर दाब अधिक होता है वहाँ से भोज्य सामग्री को लेता है और जहाँ पर दाब कम हो जाता है वहाँ पर यह भोज्य सामग्री को दे देता है। इस प्रकार से यह पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है। प्रश्न 1, वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। यानी कि वृक्काणु किस प्रकार से कार्य करता है इसका वर्णन करना है। तो यह देखिए एक वृक्काणु की रचना है, यानी कि उसका चित्र है और ये इसके भिन्न भिन्न भागों को रेखांकित किया गया है कि किस भाग को क्या कहते हैं। अब हम इस वृक्काणु की कार्यविधि को पढ़ते हैं।
तो नेफ्रॉन की रचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन कहते हैं। निस्यंदन एकक में फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर की केशिकाओं का गुच्छ होता है जिसे केशिका गुच्छ या फिर ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये देखिए ग्लोमेरुलस ये दे रखा है। तो ये क्या होता है? पतली भित्ति वाली केशिकाओं का, रुधिर केशिकाओं का गुच्छा होता है जिसे हम कोशिका गुच्छ या फिर ग्लोमेरुलस कहते हैं। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के रूप के आकार के सिरे के अंदर होता है जिसे बोमन संपुट कहते हैं। नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। अब वृक्काणु या नेफ्रॉन की क्रियाविधि। तो प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है, यानी कि इनमें से कुछ चयनित पदार्थों का वापस से अवशोषण कर लिया जाता है। जल की मात्रा का पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है इस पर निर्भर करता है। यानी कि जल की कितनी मात्रा दोबारा से अवशोषित करनी है यह किस बात पर निर्भर करता है कि शरीर में कितना अतिरिक्त जल उपलब्ध है तथा उसमें कितने विलेय जो वर्जित पदार्थ हैं जिनको उत्सर्जित करना है वह इसमें कितने मिले हुए हैं उसके आधार पर निर्भर करता है। शेष बचे हुए पदार्थों को संग्राहक वाहिनी में स्रावित कर दिया जाता है। प्रश्न 2, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? तो उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्न विधियों का उपयोग करते हैं। पहला है, पादपों में श्वसन क्रिया के दौरान बनी CO2 मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। अतः श्वसन क्रिया में उत्पन्न CO2 एवं जल वाष्प का निष्कासन सामान्य विसरण के द्वारा रंध्रों एवं बात रंध्रों के द्वारा किया जाता है। दूसरा है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थ को पत्तियों, छाल एवं फलों में पहुंचा दिया जाता है। इनके पौधों से पृथक होने पर पौधों को इनसे छुटकारा मिल जाता है, यानी कि इन वर्जित पदार्थों को पौधा इस प्रकार से अपने आप से बाहर निकालता है या इनसे छुटकारा पाता है। तीसरा है, अनेक उत्सर्जी पदार्थ कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में संचित कर दिए जाते हैं। चौथा है, अनेक अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। तो ये भी क्या है? पादप के अपशिष्ट पदार्थ हैं, रेजिन और गोंद। कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पौधों की जड़ों के द्वारा मृदा में स्रावित कर दिया जाता है, अर्थात कुछ पदार्थों को तो पौधा अपनी जड़ों के माध्यम से ही मिट्टी में छोड़ देता है। प्रश्न 3, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार से होता है? तो मूत्र बनने की मात्रा का नियमन शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है इस पर निर्भर करता है। अतिरिक्त जल की मात्रा अधिक होने पर भी मूत्र भी अधिक मात्रा में बनता है। अभ्यास प्रश्न 1, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ए है पोषण, बी है श्वसन, सी है उत्सर्जन और डी है परिवहन। तो उत्तर है सी, उत्सर्जन, यानी कि वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है। प्रश्न 2, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो यानी कि पौधे के अंदर जाइलम क्या कार्य करता है? पहला है जल का वहन, बी है भोजन का वहन, सी है अमीनो अम्ल का वहन और डी है ऑक्सीजन का वहन। तो उत्तर है इसका ए, जल का वहन पादपों में जाइलम के द्वारा किया जाता है। प्रश्न 3, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश
और डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए स्वपोषी पोषण यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं उन्हें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर आएगा डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 4, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो कौन सी क्रिया होती है, यानी कि यह क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? ए है कोशिका द्रव्य, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल, और डी है केंद्रक। तो इसका सही उत्तर है बी माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 5, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में वसा का पाचन आहार नाल में लाइपेज नामक एंजाइम के द्वारा किया जाता है। पित्त रस में उपस्थित पित्त लवण वसा का इमल्सीकरण करते हैं, अर्थात वसा को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देते हैं। इससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है। जठर रस, अग्नाशय रस तथा आंत्र रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम इस इमल्सीकृत वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। इस प्रकार से वसा का पाचन हो जाता है और वसा के पाचन की क्रिया छोटी आंत या फिर क्षुद्रांत्र में होती है। प्रश्न 6, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो भोजन के पाचन में लार के द्वारा भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए, यानी कि भोजन को लसलसा बनाया जाता है जिससे कि वो हमारे आहार नाल के माध्यम से आसानी से नीचे हमारे आमाशय में चली जाए। तो लार क्या करती है? भोजन को गीला करती है या लसलसा बनाती है। दूसरा है, लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। प्रश्न 7, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उप उत्पाद क्या हैं, यानी कि बाई प्रोडक्ट क्या हैं, इनके साथ में और क्या क्या बनता है? तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब स्वपोषी पोषण संभव होता है? तो पहला, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। दूसरा, पादपों में उपस्थित क्लोरोफिल। तीसरा, सूर्य का प्रकाश। फिर जल और उचित तापमान। ये सभी परिस्थितियां स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। स्वपोषी क्लोरोफिल की सहायता से, जो कि कहाँ होता है? पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें उपस्थित होता है, की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल के द्वारा भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये जल यानी कि जलवाष्प, और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, इसकी उपस्थिति में स्वपोषी क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये ग्लूकोज का निर्माण कर दिया, प्लस जल निकलता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज C6H12O6, और उप उत्पाद क्या है? इसमें जल निकलता है तथा ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये इसके उप उत्पाद हैं या बाय प्रोडक्ट हैं। प्रश्न 8, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो देखिए वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो पहला अंतर है कि वायवीय श्वसन क्या होता है? यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अर्थात वायु की उपस्थिति में होना है तो वह क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। और अवायवीय श्वसन क्या होता है? कि यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। दूसरा, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तीसरा है, इसमें अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा प्राप्त होती है। चौथा है, इस क्रिया के अंत में CO2 और जल बनता है। अवायवी में क्या बनता है? इस क्रिया के अंत में CO2 और एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH
बनता है। पांचवा है, यह क्रिया कोशिका के जीवद्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूर्ण होती है, जबकि यह क्रिया केवल जीवद्रव्य में ही पूर्ण होती है। छठा है, यह साधारण श्वसन क्रिया है जो समस्त जीवों में होती है, और यह असाधारण श्वसन क्रिया है जो प्रमुख रूप से कवक, जीवाणुओं तथा जंतुओं के कुछ विशेष ऊतकों में ही होती है। अवायवीय श्वसन के कुछ उदाहरण, जैसे यीस्ट में अवायवीय श्वसन पाया जाता है, जीवाणुओं में और अंतः परजीवियों में अवायवीय श्वसन पाया जाता है। प्रश्न 9, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार से अभिकल्पित हैं? तो फेफड़ों की सबसे छोटी जो इकाई होती है वह क्या होती है? कूपिकाएं होती हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे कि गैसों का आदान प्रदान हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का बहुत ज़्यादा गहरा जाल होता है, विस्तीर्ण जाल होता है। मनुष्य के यदि दोनों फेफड़ों की कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर के क्षेत्र को ढक लेती हैं। तो इतना घना जाल इन कूपिकाओं का होता है। अतः कूपिकाएं विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध करवाती हैं, जिससे कि गैस का विनिमय अधिक दक्षतापूर्वक होता है। प्रश्न 10, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य फेफड़ों में से ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना है। अतः इसे श्वसन वर्णक भी कहते हैं। यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता में भी कमी हो जाएगी, क्योंकि फेफड़ों से ऑक्सीजन कम मात्रा में ली जाएगी और शरीर की कोशिकाओं को भी ऑक्सीजन कम मात्रा में ही मिलेगी, क्योंकि शरीर में हीमोग्लोबिन कम है। परिणाम स्वरूप भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण में भी बाधा उत्पन्न होगी। ऐसा होने से शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा में कमी हो जाएगी, क्योंकि जब भोजन का ऑक्सीकरण ही ढंग से नहीं हो पाएगा तो उसके ऑक्सीकरण के पश्चात जो ऊर्जा निकलती है, जिससे कि हमारे शरीर में हमें कार्य करने की हमको क्षमता मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो वो हमें नहीं मिलेगी। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? स्वास्थ्य खराब रहेगा और शरीर में थकान महसूस हो सकती है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग रक्ताल्पता या फिर एनीमिया कहलाता है। इसकी अत्यधिक कमी से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न 11, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और यह क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर देखिए, ये मनुष्य के हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य है, यानी कि उसको थोड़ा सा काट करके दिखाया गया है कि किस तरह से मनुष्य का हृदय दिखाई देता है। मानव में रुधिर प्रत्येक चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है, अर्थात रुधिर शरीर में एक बार पहुंचने के लिए मानव के हृदय से 2 बार गुजरता है। इसे ही दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसके अंतर्गत विऑक्सीजनित रुधिर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड रुधिर, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, गंधा रुधिर जो होता है वह शरीर के विभिन्न भागों से शिराओं के द्वारा इकट्ठा करके महाशिरा में पहुंचाया जाता है। यानी कि जो शिराएं होती हैं उनके अंदर कैसा होता है? गंदा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, और इस अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न भागों से शिराओं के द्वारा एकत्रित किया जाता है और फिर कहाँ पर डाला जाता है? इसको महाशिरा में पहुंचाया जाता है। महाशिरा कहाँ होती है? हमारे हृदय के अंदर होती है, वहाँ तक इसको पहुंचाया जाता है। और अंत में यह रुधिर दाएं अलिंद में पहुंच जाता है। फिर दाएं अलिंद से यह कहाँ पहुंचता है? बाएं नीले में पहुंच जाता है। विऑक्सीजनित रुधिर दाएं नीले में से ऑक्सीजनित होने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। ऑक्सीजनित रुधिर फिर से मानव हृदय के बाएं आलिंद में आ जाता है और फिर बाएं आलिंद से यह बाएं नीले में, बाएं नीले से ये महाधमनी में और फिर शरीर में चला जाता है। इस प्रकार से हृदय में
एक परिसंचरण चक्र में 2 बार रुधिर आता है, एक बार दाईं तरफ से तथा दूसरी बार बाईं तरफ से। इसीलिए यह क्या कहलाता है? दोहरा परिसंचरण कहलाता है। आवश्यकता यानी कि इसकी क्यों आवश्यकता है? तो मानव हृदय का दायां व बायां भाग ऑक्सीजनित व बी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने नहीं देता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है ताकि मानव अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा प्राप्त कर सके। प्रश्न 12, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो जाइलम क्या करता है? मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, उसे यह पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो संश्लेषित उत्पाद होते हैं उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। प्रश्न 13, फुफ्फुस में कूपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए कि इन दोनों में किस प्रकार से अंतर है। फुफ्फुस में कूपिकाओं की तथा वृक्क के में वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन की रचना में तुलना। कूपिका की रचना, तो कूपिका कैसी होती है? कूपिका गोल गुब्बारे के जैसी रचना होती है। जबकि नेफ्रॉन कैसा होता है? नेफ्रॉन कुंडलित नलिकाकार रचना होती है। दूसरा है कूपिका एकल कोशिकीय स्तर से बनी हुई होती है, जबकि नेफ्रॉन भी एकल कोशिकीय स्तर से ही बना होता है। तीसरा है कूपिका की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है और नेफ्रॉन की नली की रचना के चारों ओर रुधिर वाहिकाओं का जाल पाया जाता है। चौथा है केशिका गुच्छ जैसी रचना नहीं पाई जाती है, जबकि नेफ्रॉन में केशिका गुच्छ पाया जाता है। फुफ्फुस में कूपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन की क्रियाविधि की तुलना। अब कूपिका की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है? पहला है कूपिका फुफ्फुस की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, अर्थात फुफ्फुस की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या है? कूपिका होती है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। दूसरा है कूपिका श्वसनीय सतह उपलब्ध कराती है जहाँ पर कि गैसों का आदान प्रदान होता है। नेफ्रॉन में रुधिर निस्यंदन होता है जिससे कि अपशिष्ट पदार्थ पृथक किए जाते हैं। तीसरा है कूपिका में विसरण की क्रिया के द्वारा गैसों का विनिमय होता है, जबकि नेफ्रॉन में निस्यंदन, चयनित पुनर्अवशोषण व स्रवण की क्रियाएं होती हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।